आप इंदिरा गांधी हत्याकांड का नाम ले लीजिए, आप भंवरी देवी जी का नाम ले लीजिए, राजीव गांधी जी के जो हत्या हुई थी वो ले लीजिए, निठारी कांड ले लीजिए, गोधरा ले लीजिए, तंदूर कांड ले लीजिए, सब में जो है सर आप सबके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। अब वो न्यूज़पेपर आ गया मर्डर है तो हम थोड़ी मान लेंगे कि ये मर्डर है। आपको लगता है कि आरुषि के केस में अगर मीडिया ट्रायल नहीं होता तो शायद वाकई जो था वो आ जाता? दूसरा आदमी बाहर से आया है जिसने हेमराज को भी मारा और उस लड़की को भी मारा। एवरी साइकोपैथ इज ए वेरी परफेक्ट मर्डरर। अगर वो पहले ही मर्डर में पकड़े जाए तो सीरियल मर्डर कहाँ से होंगे। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लाशों से सच बुलवाया है। एक ऐसी शख्सियत जो पोस्टमार्टम टेबल में इस तरीके से काम करते हैं कि अदालत की सबसे बड़ी गवाही बन जाती थी। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 1976 में फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी की डिग्री, पहली डिग्री प्राप्त करने वाले एम्स से वो हैं। 2000 से ज्यादा क्राइम सीन अपनी जिंदगी में हम लोगों ने सुने नहीं होंगे, उन्होंने उन क्राइम सीन्स को देखा है, साक्ष्य बटोरे हैं। आपको अगर मैं कहूं कि भारत में फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में, फॉरेंसिक साइंस की बात कर रहा हूं, उस दुनिया में अगर किसी नाम को अथॉरिटी कहा जाए तो वो नाम है डॉक्टर टी.डी. डोगरा, एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है सर, आपने अब तक हजारों केसेस अपने आंखों के सामने देखे हैं, क्या मुर्दे कभी झूठ बोलते हैं? नहीं, मुर्दे झूठ नहीं बोलते। ये हो सकता है कि उनकी भाषा कभी हम समझने में समर्थ न हों, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। वो सब कुछ सच जो उनके साथ हुआ होता है वो बता देते हैं, चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं। बस आपको समझ होना चाहिए उनकी भाषा समझने की। तो वो कुछ लोग, वो नेचुरली व्यक्ति से व्यक्ति फ़र्क पड़ेगा कि कितना एक आदमी वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, लेकिन डेड पीपल डू टेल देयर स्टोरी। सर, 2000 से ज़्यादा क्राइम सीन्स जहाँ पे आप गए, आपने देखा, साक्ष्य बटोरे, चीज़ें की, और वहीं पे आप हज़ारों लोगों के साथ एक समझ लीजिए फॉरेंसिक लैब में जो है काम किया। कठिन क्या था? ऑन स्क्रीन जो क्राइम सीन है वो, या फिर जब उनके साथ आपने समय बिताया अपने पोस्टमार्टम हाउसेज में? वस्तुतः मुझे कठिन कभी कोई कुछ नहीं लगा। चैलेंजिंग भी नहीं लगा कभी। एक जो एक ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस जब होता है, तो हर चीज़ को, ये मेरी आदत रही कि मैंने एकदम एक साधारण फ्लो की तरह उसको डील किया। क्योंकि चैलेंज किसी को मानेंगे अगर आप, तो ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है, और उस ओवर इंटेलिजेंस में आपका इमेजिनेशन भी काम करने लगता है। जैसे मीडिया कभी कभी किसी केस से ओवर इंटेलिजेंस जब कर जाता है तो उसका बात का बतंगड़ बनता है, और फिर कैसी कैसी परिस्थितियाँ होती हैं शायद वह जानते हैं। तो इसलिए उसमें बिल्कुल आपको जो अपनी तन्मयता है, अपना जो एक बिल्कुल शांति है मन की, वो बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। तो न किसी को चैलेंज लेने की आवश्यकता महसूस हुई, न किसी को बहुत ज़्यादा कठिन समझने का वो किया गया। तो एक स्वतः प्रवाह में जैसे चलते हैं, आपको नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, और दूसरे लोगों की नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी लेते हुए साथ में, क्योंकि आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है, पांचों उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बंद। तो वो क्या है कि सबका जो योगदान जो है उसमें बराबर रहता है, और उसमें ये भी नहीं होता, समझना होता उस वक्त कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये वो जानता है, सब बराबर जानते हैं। यही है, तो एक समन्वय बना करके हमेशा काम किया है मैंने। मैं 9th-10th में अपना अनुभव बताऊं कि मैं कभी 9th-10th में एक जगह पढ़ाई करता था, तो पोस्टमार्टम हाउस था, उसके पास से हम लोग को गुजरना पड़ता था। तो हम लोग उसके पास पहुंचने से पहले हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देते थे कि अरे भैया, इसमें से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा अगर हनुमान चालीसा। आपने तो
हजारों मुर्दों के साथ पूरी पूरी रातें गुजारी हैं। क्या मतलब वो ऐसे लोग जो है पोस्टमार्टम हाउस से, शव से और इन चीज़ों से डरते हैं या चीज़ें सोचते हैं आप लोग क्या करते हैं सर? क्या माइंडसेट क्या रहता है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही मैं भी बहुत डरता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा डरता था, और डरने के अलावा डिसलाइकिंग भी थी। हाँ। क्योंकि जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब मैंने कुछ पोस्टमार्टम देखे। हर एमबीबीएस हर डॉक्टर को देखने पड़ते हैं, खैर साल भर तक तो उनको डिसेक्शन ही करना पड़ता है अपने हाथों से। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को, उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी दोबारा पोस्टमार्टम नहीं देखूंगा। ये मैंने निर्णय लिया था एमबीबीएस जब किया तो। ओह। लेकिन अब जैसा था, मैं एम्स में आया भी तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फॉरेंसिक मेडिसिन में या पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं तो चंगा भला अच्छा स्किन में करना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे फाइनली फॉरेंसिक मेडिसिन में ही रहना पड़ा। लेकिन ये मेरा एक निर्णय रहा जिसमें मैं कहूँगा मेरे ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल गुरु कह दो कुछ हुआ, मेरे ग्रैंडफादर साहब थे। मैं उनको बहुत मानता था। तो मैंने जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरे पे थोप दिया गया है फॉरेंसिक मेडिसिन में करना पड़ेगा, तो वो बड़े हंसे और कहने लगे, भाई ये तो ऐसा हो गया कि मैं हनुमान जी बनाने चला था और तुम गणेश जी बन गए। लेकिन तो उन्होंने दो चीज़ें मुझे कही कि देखो, दो चीज़ें तो हमेशा याद रखना। एक तो जो काम है वो काम होता है, ठीक है, तुम्हारे हिस्से में जो अब काम आया है तुम उसको दिल लगा के करना, उसमें कभी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने मेरे को कहा कि देखो, तुम अब एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो और वहाँ रहोगे तो बहुत से लोग तुम्हारे पास उम्मीदें लेके आएंगे। कोई हो सकता है कि मेरे पेशेंट को दिखा दे, कोई व्यक्तिगत मदद, किसी को कभी निराश मत करना, इतना ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। और मैंने उनकी इन दो बातों को हमेशा फॉलो किया जीवन में। तो जैसा उन्होंने कहा भी, कभी किसी को निराश मत करना कभी भी। तो आज तक भी मैं किसी को किसी बात के लिए काम नहीं कह सकता। कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ और करके उसको जो भी है आप करें। और दूसरा, जो काम उन्होंने कहा कि जो काम ले लिया हाथ में फिर उसमें तन मन से लग जाओ। तो डर कैसे खत्म हुआ आपने? हाँ, तो वही जब सोच लिया कि मैंने, करना ही करना है तो फिर क्या डरना है। सर अभी ये स्टार्टिंग है हमारे पॉडकास्ट की और ये इसमें इतनी अच्छी बात निकल कर आ गई। अभी आजकल की युवा पीढ़ी के साथ क्या है, लोगों बार बार लोगों को समझाया जाता है, अरे वो काम करो जहाँ पे तुम्हारा दिल लगता हो, जहाँ पे तुम्हारा मन लगता हो। भाई कई बार आपको वो काम मिलता है जहाँ आपका दिल नहीं लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे उसको ईमानदारी से करने लगेंगे। देखिए, मेरा ये पक्का विश्वास था, जो जैसा मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया और मेरे फादर भी इसी में विश्वास करते थे कि काम जो भी है वो काम है, वो छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं होता, है ना। तो उसको आपको ईमानदारी से और तन्मयता से करना है, और वो मैंने वही बस बात सिद्धांत में याद रखी। पोस्टमार्टम के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं सर, एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो आप लोगों को हमेशा ध्यान देनी चाहिए, और जो नए लोग जो आ रहे हैं जो ये पॉडकास्ट देखेंगे वो उनको भी ये रखना चाहिए अपने पास से, जो आप बताएं? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो भी नए लोग आते हैं उनके लिए मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहूँगा, जो फॉरेंसिक मेडिसिन में या साइंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि भाई ये कोई एक अकेले का फील्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं। कभी किसी से भी एडवाइस लेने में मत चूको जहाँ भी आपको दिक्कत समझ में नहीं आती है, क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया की सब चीज़ें नहीं जान सकता, है ना। तो इसलिए दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ में एक डायलॉग और एक ओपननेस समझने की और उनके साथ एसोसिएट होने की, वो बिल्कुल बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप ही अकेले किसी बात पे निर्णय लेंगे और कहीं पे आपको संशय कुछ हो रहा है, तो फिर वो एक बड़ी, हो सकता है कभी आप गलत निर्णय भी ले जाएं, उसमें गलत कंक्लूजन भी निकाल लें,
तो इसलिए कभी भी बाकी एक्सपर्ट से बातचीत करने में या उनके साथ मिलकर के मैंने इसको एक नाम दिया था, कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव अप्रोच कि कोलैबोरेशन से अक्सर मैं कहता था कि देखिए आप केस कोई भी केस है एक जैसे, उसको इन्वेस्टिगेट कोई और करता है, ठीक बात है। ठीक है। उस इन्वेस्टिगेशन में 10 तरह के एरिया इन्वॉल्व हैं। कहाँ फॉरेंसिक साइंस, कहाँ बैलिस्टिक, फॉरेंसिक साइंस में भी कहाँ बैलिस्टिक्स, कहाँ डीएनए, कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, कितना सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है। इधर फॉरेंसिक मेडिसिन का भी वो है। तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब कोर्ट में आ जाइए आप, कोर्ट में जाकर के सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट कर दी, वो देगा जाकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स प्रोसिक्यूटर जो ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, हमारे बिहाफ पे वो आदमी जो है केस करता है उस आदमी को, और वो ड्यूटी बाउंड है ये सिद्ध करने के लिए कि इस आदमी ने ये क्राइम किया है। क्यों किया है? क्यों इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक रिपोर्ट सबमिट की है बना करके कि साहब ये एक्यूज्ड है, उसको पता नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। उसका उससे कंसर्न भी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो अपने दिमाग से और बाकी लोगों के दिमाग से, एक्सपर्ट्स के जो है, सबके जो ओपिनियंस हैं उनको कंक्लूड करके एक अपनी थ्योरी बना के, उस स्टोरी बना के सबमिट करता है। अब एक डिफेंस काउंसिल है वहाँ पे, जिस डिफेंस काउंसिल का बाय नेचर वो इस बात के पैसे ले रहा है, मनी ले रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सैलरी ले रहा है इस बात के लिए कि मैं सिद्ध करूं कि इस आदमी ने ये मर्डर किया है, ये स्टोरी जो मेरा क्लाइंट है या मेरा जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसकी बात को सिद्ध करूं। और उधर एक अपोजिट आदमी है जो इस बात के पैसे ले रहा है कि मैं उसको गलत सिद्ध करूं और अपने एक्यूज्ड को छुड़ा के ले जाऊं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो इसमें चारों तरफ जो है, उधर जज साहब बैठे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, उनके पास हर चीज़ एक डी नोवो पेश हो रही है और वो उसके आधार पे जजमेंट लेंगे। अब कई बार बीच में जज भी चेंज हो जाते हैं। यस यस यस। हाँ। तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने एक कोलैबोरेटिव अप्रोच कर रखा था कि भाई ठीक है, हम कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स को तो नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमारे सिद्धांत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसीजर है, तो उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन वालों को सब मिलकर के पहले बातों को तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको मैंने कोलैबोरेटिव अप्रोच दिया और बहुत केसेस में मैंने उसको अपनाया। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी आइए, CFSL भी मेरे साथ है, मैं भी उनके साथ में हूँ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी मेरे साथ में हैं, ठीक है ना। तो सारे कोलैबोरेशन करके और फिर एक सत्य की तलाश करते हैं। हम ये नहीं कि इसको सज़ा दिलानी है, हम ये कोशिश करें कि सच को ढूंढना है, हुआ क्या, इस केस में वास्तविकता क्या है, है ना, सच्चाई कहाँ से है। अब वो न्यूज़पेपर में आ गया मर्डर है तो हम थोड़ी मान लेंगे कि ये मर्डर है, वो तो कहानी एक जो बना दी गई है। तो उसके लिए बड़ी एक बहुत अच्छी संरचना की एक ज़रूरत होती है एक्चुअली, है ना। तो मेरे जितने भी केसेस थे उसमें सब में मैंने कोलैबोरेटिव अप्रोच से ही काम लिया। आप ये कहें कि खाली मेरे का ओपिनियन है, नहीं, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें हर आइडिया में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फिर उससे आपको अच्छे लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है और उनकी जो पोटेंशियल्स हैं वो भी पता आपको चलती हैं। मैंने बहुत से ऐसे IPS ऑफिसर्स के साथ काम किया, देखा कि दे वर फार इंटेलिजेंट देन दे आर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। उनसे जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उन लोगों में है और बहुत सी उनमें विधाएँ हैं जो आपको पता चलती हैं और फिर वो भी जागती हैं, तो फिर सब मिलकर के अच्छा काम होता है सच्चाई की तरफ। तो यानी कि बजाय इसके मुझे बड़ा ख़राब लगता है जो कहता है जी प्रोसिक्यूशन बढ़ाओ। प्रोसिक्यूशन नहीं, आप सच की खोज बढ़ाओ, है ना, सत्यता में क्या हुआ है उसको सामने लाओ। अभी तो एलन मस्क खुद भी जो है कई चीज़ें कर रहे हैं और उसमें भी जो है उनका कहना है कि अभी बहुत सारी चीज़ें वो हो रही हैं। सर, आपके जीवन में ना कुछ ऐसे नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनको सुनने के बाद लोगों का इंटरेस्ट आप में अपने आप बढ़ जाता है।
आप इंदिरा गांधी हत्याकांड का नाम ले लीजिए, आप भंवरी देवी जी का नाम ले लीजिए, राजीव गांधी जी के जो हत्या हुई थी वो ले लीजिए, निठारी कांड ले लीजिए, गोधरा ले लीजिए, तंदूर कांड ले लीजिए, सब में जो है सर आप सबके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको आपके ऊपर दबाव आया हो, दबाव आपने महसूस किया हो? शुरू से ही कुछ अपना जैसा आप व्यक्तित्व बता देते हैं लोगों को, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, डर जाते हैं ना। किसी ने अगर कभी प्रयास किया भी तो वो जब डेटरेंट हो जाता है उसको कि भाई हाँ नहीं भाई ये बदलेगा नहीं, या इसका मतलब ये अप्रोच नहीं, लाइक नहीं। क्योंकि आप देखिए कोई भी आपसे मिलने आ रहा है, जब तक आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे तब तक आपको वो सुना नहीं सकता, सही बात है ना। तो हमने सुनने से ही किसी को इनकार किया, और बाद में ये नोन हो जाता है लोगों को, भाई ये सुनेगा नहीं, अपने जो भी इसका डिसीजन होगा वो करेगा। और ये भी विश्वास लोगों का हो जाता है कि ये गलत नहीं करेगा। उसके साथ साथ फिर लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सिचुएशन आपको बनानी पड़ती है कि भाई आप एक न्याय करेंगे अपने जितना ज्ञान है उससे, और इन्फ्लुएंस आप होंगे नहीं तो फिर लोग इन्फ्लुएंस नहीं करते आपको, चाहे कितना। हाँ, एक इंसिडेंट ज़रूर मेरे साथ ऐसा जिसमें धमकाने का काम हुआ कि एक, अगर आपको याद हो तो एक जू था एक्चुअली श्रीनगर में, टेररिस्ट ने कुछ यूरोपियन लोगों को पकड़ लिया था। अच्छा। उसमें से एक मिस्टर नाम उसका भूल रहा हूँ, शायद कास्ट्रो था, कुछ ऐसे नाम था, वो जू था। तो उसको उन्होंने बिहेड कर दिया था, और बिहेड करके उसकी बैग पे लिख दिया था अल-फरान। अल-फरान वो जो संस्था, जो भी वो टेररिस्ट ग्रुप था ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सब जगह कि कोई भी इसका पोस्टमार्टम नहीं करेगा। ठीक है, तो पूरे जम्मू कश्मीर में कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं करे, सब डर गए। टेररिज्म उस पीक पे था। विलियम ओस्ट्रो, हाँ नाम उसका था, विलियम ओस्ट्रो। तो बड़ा उसमें हुआ, तो मेरे को कांटेक्ट किया गया फाइनली कि साहब आपको पोस्टमार्टम करना है। मैंने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी ले आओ यहाँ पे, अगर वहाँ जाना तो मैं वहाँ जाकर कर दूंगा, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट। तो खैर बोले नहीं, हम ले आएंगे यहीं पे, तो ठीक है। तो उनको लेकर के फिर दिल्ली आ गए थे वो। दिल्ली में फिर मैंने उनका पोस्टमार्टम वगैरह सारा सब बड़ा अच्छा किया हुआ। उसमें साथ में जो यूरोपियन एंड अमेरिकन एजेंसीज थी वो भी आई थी उसमें, क्योंकि वो 4-5 लोग यूरोपियन लोग थे। तो रात को जब मैं दूसरे या तीसरे दिन रात को मेरे पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन यह आया कि भाई मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, श्रीनगर के आगे से बोल रहा हूँ। पहले तो यह आया कि पहले उस ज़माने में क्या था, पहले कॉल आती थी तो आपका ट्रंक कॉल है ये ऐसे, हाँ ऐसा। तो वही आया, तो मैंने उठाया, मैं बात करो, तो वो बोला मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। तो वो 2-3 बार हुआ। जैसे पहले तो मुझे लगा जैसे श्रीनगर का था जो ऑपरेटर था, फिर दूसरा ऑपरेटर किया, फिर तीसरे ऑपरेटर पे कहीं जैसे कहीं दूर कोई आदमी बैठा हुआ है, तो वो बात से पता चल रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि भाई, उसने जब मुझे कहा कि डोगरा तू बाज नहीं आता, ये उसका पहला वर्ड था। अब ये बाज वर्ड ऐसा है जो आपको सिर्फ J&K में ज़्यादा यूज होता है, हर बात में। बात मतलब डोगरी में भी बाज ही कहते हैं, कश्मीरी में भी बाज कहते हैं। तो उसने जब ये बाज नहीं आता तो मैं थोड़ा सीरियस, मैंने कहा बंदा तो कोई अपने साइड का ही होना चाहिए। तो फिर उसने काफ़ी धमकाया शमकाया, मतलब बोला जैसे बोला कि भाई तुमने क्यों किया, ये है हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने ठीक है, मैंने इसको जवाब देता रहा। मैंने कहा जो करना है कर लो, क्या है, क्या करोगे तुम, ऐसा करके बोलता रहा। तुम गलत कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा ऐसे जैसे आप रिएक्ट करते हैं किया। उसके बाद मेरे ऐसे दिमाग में आया कि यार मैं रात को आ रहा है फ़ोन, तो आई शुड इन्फॉर्म माई ड्यूटी ऑफिसर। तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या होता है कि जब MS ऑफिस बंद हो जाता है तो MS ऑफिस का ही, मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक आदमी ड्यूटी पे रहता है, वो एज MS काम करता है रात भर ऑफ ड्यूटी में। तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब मेरे पास से ये फ़ोन आया है। तो बोले सर डोंट टेक इट लाइटली, मैं अभी डायरेक्टर से बात करता हूँ और देन विल कम बैक टू यू। तो SK कक्कड़ डायरेक्टर थे उस वक्त। तो उसने तुरंत उन्होंने बात की, डॉक्टर SK कक्कड़ के पास किस तरह फ़ोन आया है। तो और मुझे बता दिया उसने कि मैंने डायरेक्टर साहब से बात कर ली है और आप घर से बाहर मत निकलिएगा, उसने कहा।
15-20 मिनट में मेरे वो जीप कारें सब आ गई। तो उस वक्त मुझे याद नहीं डीसीपी कौन थे, पर जो भी डीसीपी थे वो खुद मेरे पास में आ गए रात को ही। तो कहने लगे डॉक्टर साहब कैसे हुआ, पूरी बातचीत वगैरह पूछी, फ़ोन कौन सा है, मैंने सब बताया उनको। तो मैंने कहा इतनी क्या इमरजेंसी हो गई? बोले नहीं, ये फ़ोन पहले भी आ रहा है, पहले कक्कड़ साहब को आया था, अच्छा, डायरेक्टर को आया था, अच्छा, तो तब उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था सबको। हाँ, तो उनको तब आया होगा जब उन्होंने कहा होगा तुम अब करवाना मत अपने यहाँ पे। वो इधर मैंने कर दिया, तो करने के बाद फिर उन्होंने मेरे को किया था। तो फिर काफ़ी वो रेयर वो कह लगे साहब आप सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, ये है वो है, और आप उधर जाने वाले तो नहीं हैं जम्मू साइड में। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा कोई विचार नहीं। तो बोले नहीं जाइएगा। फिर करीबन साल भर उन्होंने मेरे को बैन कर दिया था कि आप श्रीनगर जम्मू में एंटर नहीं करोगे। ये पुलिस ने एडवाइस दे दिया कि जब तक हम आपको क्लियरेंस नहीं दें, प्रिकॉशनरी, तो आप उधर नहीं जाएंगे। तो फिर बोले आपके साथ एक पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी अफसर लगा देते हैं। मैंने कहा भाई इतना तो मत करो, बहुत ख़राब लगेगा मेरे को, कोई मेरे साथ चल रहा है। तो ये नहीं, बोले नहीं साहब ठीक है। तो 2-3 दिन तक वो प्लेन क्लोथ्स में एक चलता था मेरे साथ आगे पीछे। फिर मैंने मना किया, रिक्वेस्ट किया उनको कि नहीं भाई। सर मैंने देखा है जो जैसे आरुषि का ही केस ले लीजिए, आपको लगता है कि आरुषि के केस में अगर मीडिया ट्रायल नहीं होता तो शायद सच या जो भी था वो बहुत पहले या वाकई जो था वो आ जाता? मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अननेसेसरी पेरेंट्स का हरासमेंट हुआ, जेल भी रह के आए, सब कुछ है, वो कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। तो ये सब मीडिया के कारण जो है, जो एक बहुत ज़्यादा हाइप दी गई उसको, अपने ओपिनियंस लोगों पे थोपे गए, तो वो फिर क्या होता है कि पब्लिक इसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। इट्स ए नॉन थिंग, इट डज हैकर, सब जगह होती है दुनिया में कि कोई एक केस ऐसा होता है जो बिल्कुल लोग उसके केस के पीछे हिस्टेरिकल हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट हिटिंग दैट फैमिली और पर्सन, और उस ट्रेड को भी कई बार लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो विश्वास नहीं करता कोई भी आदमी। से फॉर एग्जांपल माय वाइफ वाज नॉट बिलीविंग कि भाई ऐसा नहीं हुआ। तो मैं उसको पूछा तेरे पास क्या प्रूफ है? मैं तो देख के आ रहा हूँ, तू तो घर में बैठी है। बट वो मीडिया से, लोगों से सुन कर के वो दिमाग में इतना बायस चला जाता है, तो वो एक हिस्टीरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वो आ रहा था, एक चोटी कटती थी किसी एक लेडी की, बंदर भी आया था, बंदर बीच में। मंकी भी आया यस, था। हाँ ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मास हिस्टीरिया होता है। तो लोग हिस्टीरिकल हो जाते हैं, और वो हिस्टीरिकल करने में मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। तो कैसे पता चलेगा किसी को? हाँ सही बात है ना? वो मीडिया जो है वो न्यूज़पेपर में लाता है, और वो लोगों के इमोशंस को थोड़ा जगाता है, प्ले करता है उसके साथ में। तो वो चीज़ फिर लोग वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं। देन वंस दे स्पोकन इट, दे कैन नॉट टेक इट बैक, सो दे ट्राई टू प्रूव इट। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी सर, सिर्फ आरुषि पे एक लाइन में, कि वो उसका आपका आकलन क्या था? वो जो चीज़ें नहीं निकल कर आई, आपका क्या? नहीं, मैं तो काफ़ी बार बता चुका हूँ कि देखिए उसमें देयर वाज ए थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। इसमें कोई शक नहीं है मेरे माइंड में कि तीसरा आदमी, यानी कि घर से बाहर का कोई आदमी, नौकर को भी छोड़ करके कोई दूसरा आदमी बाहर से आया है, जिसने हेमराज को भी मारा और उस लड़की को भी मारा। लड़की जो है वो विटनेस थी, उसको जानती थी, उसको पता था कि वो आया है, इसलिए उसको मारना जरूरी था, उसके लिए कंपलसरी था। कोई भी छोटा मोटा क्रिमिनल भी उसको नहीं छोड़ता। ऐसा होता है सर, जब राजनीतिक एंगल किसी केस के साथ जुड़ता है तो उसकी स्वतंत्रता थोड़ी सी जो है मतलब कह सकते हैं कि वो थोड़े से ऐसे क्लोज हो जाती है, या फिर उस मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। किसी की बात से कन्वींस होने के उसको कोई महत्व देने का ही मेरा विचार नहीं होता, इसलिए मेरे पे कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ऐसा ज़रूर मैंने देखा है, कुछ लोग केसेस के हिसाब से मैं देखता हूँ, आफ्टर ऑल जो फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है या फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, ही इज़ आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो उसमें वो सारी वीकनेस होती हैं जो एक आम आदमी में वीकनेस होती हैं। कभी कोई नाम कमाने के लिए या किसी और तरह से उसके विचार, अपने विचारों को, उसके विचारों को इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है, और एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है।
जैसे कि वो एक पॉलिटिशियन थे, उनकी वाइफ की डेथ हुई, क्या नाम, जो केरला से है, शशि थरूर जी, की सुनंदा wife। पुष्कर। हाँ, सुनंदा यस। पुष्कर। तो जैसे मतलब अननेसेसरी हाइप और अननेसेसरी फिर उसका वो वो वही था सर जो नॉर्मली जो है क्या नाम है वो उस केस में था क्या सर, मतलब आपके हिसाब देखिए, से? उस केस में मैं हालांकि तब तक रिटायर हो चुका था, मैं लेफ्ट एम्स, बट इवन देन मेरे को वो कागज़ देखने की अपॉर्चुनिटीज मिली थी। शी वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट लेडी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक लूपस एर्थरोटिसिस। अब वो 3 सिटीज़ के बीच में घूम रही थी, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, दुबई। यहाँ के टेस्ट वहाँ पता नहीं, वहाँ के टेस्ट वहाँ पता नहीं। अच्छा, तीनों जगह मौसम अलग अलग था, तो उनका प्रेजेंटेशन सिम्टम्स का अलग अलग होता है। जैसे दुबई वाले डॉक्टर्स ने सबने लिखा हुआ था कि उसके वहाँ पे आते ही एरिथेमेटस पैच गालों पे अपीयर होते थे। वो SLE का बड़ा टिपिकल साइन था, क्योंकि जहाँ डायरेक्ट रेज सन रेज पड़ती हैं, लाइक दुबई जैसे जगह में, तो वहाँ पे जब आदमी एक्सपोज होगा SLE वाला, तो उसके वो एरिथेमेटस पैचेज आएंगे। और भी जो उनके सिम्टम्स वगैरह सारे, फीवर का आना और करना, वो सब थे। और सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस ऐसे भी हो रही है जो बहुत से ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है ना। अब वो सारी जब रिपोर्टें इकट्ठी आप एक साथ देखते हो तो आप डायग्नोस कर लेते हैं उसको, लेकिन हिस्सों में अलग अलग देख रहे हो तो देख रहे हो उसको, डायरिया का जो भी उस सिम्टम्स, कार्डिनल सिम्टम्स हैं SLE के, वो सारे उसके उनके कागजों में थे, लेकिन वो 3 भागों में। ओके, हाँ, तो इसलिए जो है सही, इसलिए वो कोई भी उसको प्लेस नहीं कर पाया कि साहब ये सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस इसको है और उससे इनकी डेथ हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जो, क्योंकि मैंने ऑटोप्सी देखी नहीं है, मैं रिपोर्ट ज़रूर उसको देखी थी जब हुआ था, तो क्योंकि मेरे को कुछ पुलिस वालों ने कंसल्टेशन लिया था उसके लिए, तो मैंने कहा ये तो नेचुरल डेथ है, ये नथिंग, कोई ऐसी बात है नहीं, तो ये कह के मैं चला आया था। लेकिन बाय दैट टाइम मैंने ऑफिस छोड़ चुका था, इसलिए कोई ओपिनियन राइटिंग देना मैंने ठीक नहीं समझा था और दिया भी नहीं ऐसा। लेकिन अभी यह है कि एक नेचुरल डेथ जो है वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, तो वो इतना बड़ा इशू बन गया। इट यूज्ड टू बी फ्रंट पेज न्यूज़, मीडिया ट्रायल भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब सारा कुछ। तो ये सब क्या है कि आई थिंक भाग्य की बात है। हमको एक चीज़ और समझना है सर, 40 सालों में आपने जितनी रातें मुर्दे लोगों के साथ बिताई हैं, शायद अपने परिवार के साथ बिताई होंगी। अतिशयोक्ति ना हो तो मतलब मैं जो, क्योंकि अब क्या पारिवारिक जीवन होता है एक आम आदमी का, उसका प्रभाव पड़ा है सर? आप एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करने की वजह से परिवार को, आपके बच्चों को, पत्नी को समय देना? देखिए, थोड़ा बहुत तो होता है। बच्चे खास करके जो है, मेरे बच्चे अब तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो कभी कभी वो अभी कहते हैं मेरे को कि पापा आपने तो कभी हमें समय नहीं दिया। मेरा बेटा जो है खास करके मेरे से शिकायत करता है कि भाई आपने कभी हमें समय नहीं दिया, बाहर ही घूमते रहे। तो उनको तो ये नहीं समझ में आता था, क्योंकि जैसे ये सारे जो केसेस किए हैं ज़्यादातर आउट ऑफ दिल्ली होते थे, तो हफ्ते में 2-3 बार जा रहे हैं, सुबह गए, शाम को वापस आए, फिर दूसरे। तो वो ये बात ज़रूर कहता है कि पापा आपके पास समय नहीं था, आपने कभी हम पे ध्यान नहीं दिया। अभी जो लोग आना चाहते हैं फॉरेंसिक साइंस में, एज अ स्टूडेंट काम करना चाहते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, उनको क्या होमवर्क करके आना चाहिए? उनको एक ही होमवर्क करके आना है, एक ही बात में विश्वास रखना है कि हम इस काम को चुन रहे हैं और इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ में हमने करना। आई टेल यू, इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। न्याय देने का काम, लोगों को न्याय देने का काम जो है ना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दुनिया में कोई नहीं होती। इस जो हमारे जन संगठन है, जो देखिए इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अकेला नहीं रह सकता। दुनिया का सबसे बड़ा पनिशमेंट इंसान को क्या है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 8x6 के कमरे में उसको बंद करते हैं, खाना भी दरवाजे के नीचे देते हैं, उससे बड़ा पनिशमेंट कोई नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हमको समाज के साथ रहना ही रहना है, लोगों के साथ रहना है ना। ये हमारी डेस्टिनी कह दो या हमारा स्वभाव कह दो, कुछ भी प्रकृति कह दो,
ये हमको निभानी ही निभानी है ना। तो इस समाज को संगठित रखने के लिए, इसलिए देखिए थोड़ी सी मैं अलग बात पे जा रहा हूँ कि कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्म मैं किस लिए कर रहा हूँ, इस समाज को संगठित रखने के लिए। तो समाज को संगठित रखने के लिए दो चीज़ें बहुत प्रिंसिपल हैं, रादर 3 पिलर माने गए हैं समाज को संगठित करने के, एक साथ रहने के 3 पिलर हैं। एक पिलर नंबर 1 है कंपैशन, प्यार, कंपैशन। उसी कंपैशन के कारण मैरिज इंस्टीट्यूशन बनी, फिर फैमिली बनी, फिर गांव बने, गांव से शहर बने, शहर से सब बना, देश बने, ठीक है। तो नंबर 1 होता है कंपैशन, इक्वलिटी, आपको बराबर सबका राइट, बराबरी, जिसको आप कह सकते हो इक्वलिटी और जस्टिस। यस। देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उन्होंने 2 मंकी रखे और दोनों को एक कॉमन टास्क दी कि भाई एक पत्थर उठा के यहाँ से रखो, दोनों रख रहे हैं। तो पहले शुरू में उन्होंने दोनों को कुकुम्बर दिया, खीरा दिया, बड़े मज़े से खाया उन्होंने, उनके स्वाद का था, दोनों को देते गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुकुम्बर को चेंज कर दिया, या रिवर्स यूँ कर दीजिए, पहले अंगूर दिया फिर कुकुम्बर दिया। तो अब जो क्या हो रहा है कि जिसको कुकुम्बर नहीं, कुकुम्बर की जगह आप कुकुम्बर दे रहे हो पर दूसरे को आप अंगूर दे रहे हो, तो वो खाने से मना कर देता है। भाई काम तो मैंने वही किया, उसको अंगूर दे रहे हो और मेरे को वापस कुकुम्बर मैं नहीं खाऊंगा, फेंक देता है। वो एक बड़ा अच्छा इस पर वीडियो है, मेरे कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, यू कैन शो पीपल। ठीक है, ये साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट है बहुत बड़ा, कि आदमी ही नहीं जानवर भी, एनिमल किंगडम भी इक्विटी की बात करती है, जस्टिस की बात करती है कि भाई उसको उसी काम के आपने मेरे को कुकुम्बर दे रहे हो, उसको आप अंगूर दे रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये जस्टिस का प्रिंसिपल जो है ना, पूरी की पूरी कायनात में कह दो, या पूरे के पूरे जो सृष्टि के जितने जीव हैं उन सब में है, नेचुरल वे में है। तो इसलिए जस्टिस देना सोसाइटी को बहुत आवश्यक है, आप उस जस्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा होता है मॉरल प्रिंसिपल्स। ये 3 स्तंभ हैं। अगर मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है लोगों के, जो आज जैसे आजकल हम देख रहे हैं जैसे मॉरलिटी का ख़त्म होता जा रहा है ना। देखिए मेरे फादर मुझे को ये सिखाते थे कि भाई देख, किसी की बेइज्जती करना, या अरे हमारा तो गाना था जो गांधी जी गाते थे, क्या परमार्थ का गाना जो था, हम तो लोग परमार्थ में विश्वास करने वाले लोग थे। हाँ, पीर पराई जाने रहे। और वहाँ पे आज ये सिखाया जाता है, हेल विद, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, आई विल डू इट फॉर माई प्लेजर। इट्स एंटीथेसिस। आज हर आदमी मेरे को हर रोज कम से कम 3-4 बार देखने को, पढ़ने को मिल जाता है व्हाट्सएप पे या इस पे जितने सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, जिसमें कहता है हेल विद, आई डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, आई केयर व्हाट बेनिफिट्स में। ये एंटीथेसिस है, दिस इज अगेंस्ट आवर मॉरल्स। वैसे हर लाइफ के हर किसी स्फीयर में तो मॉरल प्रिंसिपल खत्म हो रहे हैं। इन सब को एस्टेब्लिश करने में द फॉरेंसिक जो पीपल है, दे कैन हेल्प ए लॉट, रादर दे आर मेंट फॉर दैट पर्पस, कि आप इन तीनों चीज़ों को सोसाइटी में एस्टेब्लिश करो, जिससे कि सोसाइटी ठीक से चलती रहे। क्या बात है ना, दैट इज द पर्पस। अदरवाइज क्या जरूरत थी पुलिस की, आर्मी की, ये सब हमने इतना तामझाम खड़ा किया, और कितना बड़ा खर्चा है जजेस की। हम जजेस को रेस्पेक्ट, कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, why we give the respect? Because they are responsible for the justice in society. So societies last as long as justice is there. Society lasts as long as moral principles are there. Societies last as long as compassion is in existence. और जब ये सब टूट जाती है, जो कब टूटी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो दुनिया का क्या हाल होता है वो यूरोप और अमेरिका का देख लो, जहाँ में बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। बिकॉज ये तीनों चीज़ कोलैप्स जब हो जाती हैं तो फिर समाज समाप्त होना शुरू होता है। ये गीता के पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है, फर्स्ट अध्याय में ही।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट के शब्दों में गीता को इससे बेहतर बयान नहीं किया जा सकता था जैसा आपने कहा। That's why I think the forensic man is sharing a great responsibility of the society to keep the people's faith in these three principles of the existence, human existence, human living. तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, वो नहीं, उसमें नहीं ले सकते। तो मैंने कभी इसको हल्के में लिया इसीलिए। इसीलिए सर आपका कंपैशन, आपका प्रेम जो था, उस प्रेम ने आपको फॉरेंसिक साइंस में एक आपने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको डोगरा परीक्षण के नाम से ही जाना जाता है, कि आपके पास बुलेट लगी हो और वो बुलेट भी अगर वो ऐसा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके। मैं गया था इधर, आजकल ये जो उत्तराखंड कहलाते हैं ना, तो उत्तराखंड का जो नीचे का एरिया है, तराई जो है, तो वहाँ पे मैं एक गांव में, कोई वहाँ लोकल एक पॉलिटिशियन था, तो वो चुनाव में हार गया। तो जीतने वाली पार्टी जो थी, एमएलए का चुनाव हुआ, उसमें वो हार गया। तो जीतने वाली पार्टी आई और उसके घर के आगे ढोल वोल बजाया, तो किसी ने गोली चला दी वहाँ पे। तो वो उसके फाटक के अंदर से गई और जाके पीछे लास्ट रूम में उसकी माँ बैठी हुई थी, वो मर गई। तो उस बड़ा हंगामा हो गया। वो जब वहाँ गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कार्डियक अरेस्ट वगैरह उसका करके कर दिया। बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गोली मिल गई। तो बड़ा वो लोकल इशू हो गया। तो फिर मैं बुलाया गया। तो अब उसमें क्या था कि एक्चुअली जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा जिस पे गोली मारी, उसमें पार करने का निशान था। अच्छा। फिर वो गोली ज़मीन पे लगी है और वहाँ से रिकोशेट करके और आगे जो दरवाज़ा था वो गई। दरवाज़ा थोड़ा टूटा हुआ था, उस टूटे वाले पोर्शन से जा करके उनकी मदर के यहाँ लग गई छाती में, और अंदर चली गई, फ्रेल थी, डेथ हो गई वहीं पे उनके। तो अब ये हमें आइडेंटिफाई करने का दिया गया था कि इनमें से अब कुछ वेयर एंड टेयर से भी छोटे छोटे छेद हुए थे कि इनमें बुलेट का कौन सा है। ओके। हाँ। तो वहाँ पे क्या हो कि हमने क्या करें, तो मैंने, गांव था वो, नाम भूल रहा हूँ उस गांव का, तो वहाँ मैंने ये इसकी दुकान है क्या स्टेशनरी की? बोले हाँ साहब, एक स्टेशनरी की दुकान है। तो वहाँ गया तो पुट्टी ले आए हम वहाँ से। तो हमने उनमें से पुट्टी डाल के देखा, और पुट्टी जो वापस निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पैटर्न जो अंदर होगा वैसा वैसा उस पर आ जाएगा। यस, छप जाएगा वो तो छप जाएगा उसके ऊपर। तो एक में बिल्कुल क्लियर कट बुलेट का निशान जो है, बिल्कुल एग्जैक्टली बुलेट जो थी वो करके वैसे का वैसा निकला। फिर हमने लैब में ले जा करके उसी दरवाजे को और एक और दरवाज़ा बनवा करके एक्सपेरिमेंटल फायर किया और वैसा ही रिकोशेट बून बनाया। फिर उसकी पुट्टी से मैच किया तो विच वाज एग्जैक्टली सेम। तो ये फिर वो हमारे सर्किल में वो सब कहने लगे उसको, साहब ये डोगरा टेस्ट कर, बहुत पॉपुलर वो रहा। तो वो उस समय था। फिर पब्लिश भी किया किसी ने वो उसमें। हाँ, उसको ये पेपर में भी आया था सर। सर आपने एम्स में एज अ HOD बहुत 40+ साल जो है दिए। आप जो है बच्चों के लिए भी, बच्चों में भी पॉपुलर रहे। आप कुलपति के तौर पे आपने काम किया, उनको पढ़ाया। अभी जो इस फील्ड में किन चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है एजुकेशन लेवल पर, जो हम लोग अगर लागू करें तो हम अच्छे फॉरेंसिक एक्सपर्ट निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, हिंदुस्तान में कोई भी काउंसिल नहीं है टू रेगुलेट एजुकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड मेडिसिन। मेडिसिन का तो फिर भी देयर इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आजकल जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं, जो उसको रेगुलेट करता है और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन जो फॉरेंसिक साइंस है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो पहले तो एक नेशनल बॉडी चाहिए जो ये डिसाइड करेगी कि हम किसको फॉरेंसिक साइंटिस्ट कह रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग देनी है। फिर उसके अलावा ये भी एक तय होना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स है, एनालिटिकल एक्सपर्ट है, ठीक है ना, फिजिक्स का एक्सपर्ट है, बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, सीरोलॉजिस्ट हैं, दुनिया भर के उसमें मतलब एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व होती है, फोटोग्राफी वाला है, डॉक्यूमेंटेशन वाला है। तो उन सब को कौन कौन से स्पेशलाइजेशन तैयार करके, तो आजकल तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। यस, जर्नलिस्ट का टाइम चला गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात। देखिए, लास्ट सेंचुरी जो थी उसके फर्स्ट हाफ तक जर्नलिस्ट चलते थे,
पर अब जर्नलिस्ट का कोई रोल नहीं है, अब तो स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि नॉलेज का इतना एक्सपांशन हो गया है कि ऑल दी नॉलेज कैन नॉट बी कैरिड आउट बाई वन पर्सन, सो इट हैज़ टू बी फ्रेगमेंटेड इन डिफरेंट सेक्शंस। तो अब तो उसमें उसी के हिसाब से हमको एक्सपर्ट्स बनाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप जर्नलिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो MSc BSc फॉरेंसिक साइंस बनाए हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। आप पहले फिजिक्स में उसका MSc करवाइए, फिर आपको बैलिस्टिक एक्सपर्ट बनाइए। आप साल भर का 1.5 साल का उसका बैलिस्टिक एक्सपर्ट का कोर्स रखिएगा, सो दैट सारे फंडामेंटल फिजिक्स के उसको मालूम है। नाउ ही विल बी बेटर एक्सपर्ट। ऐसे केमिस्ट्री का है या एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, उसको जो टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी है या एडिक्शन की लेबोरेटरी है, ठीक है ना, ड्रग ऑफ एडिक्शंस की लेबोरेटरी है, वहाँ पे उनको रखिएगा। तो लाइक दैट ट्रेनिंग को रीशेड्यूल करने की बहुत आवश्यकता है और इसको रेगुलेट करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो देयर इज़ नो रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया सो फार। अभी तो जिसके मन में आ रहा है वो एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पे अहमदाबाद में। अब वो 26 जगह उन्होंने अपने खोल दिए हैं सेंटर, एंड दे आर क्लेमिंग कि 32,000 के करीब वो एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस करें। बट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट एरिया एंड व्हाट, कितनी नंबर। अदरवाइज आपने डिग्री तो दे दी, उसको जॉब नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा वो। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। आप पहले एसेस करिए, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाना है, तहसील लेवल तक ले जाना है फॉरेंसिक साइंस को, तो उसके लिए कितने एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, कितने स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी, कितने आपको जर्नलिस्ट चाहिए, है ना। सो दैट ऑल इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिसेक्टेड वेल एंड वेल थॉट अपॉन, एंड देन यू शुड डिसाइड रिगार्डिंग द एजुकेशन। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, है ना। करेक्ट। तो वो जब इसका कोई हमारे यहाँ किसी भी फील्ड में हिसाब किताब नहीं है कि हमको किसके कहाँ किस चले, तो प्राइवेट भेड़ चाल चलेंगे, चलते जाएंगे, हम नंबर ब्रूस करते जाएंगे, बट दे डोंट थिंक उन बच्चों का होगा क्या, है ना। वो एंथुसियाज्म में यूनिवर्सिटी को तो पैसा मिल रहा है, वो कुछ भी कोर्स स्टार्ट कर देंगे। बड़ी हाई फीस रखी होती हैं खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, और दे चार्ज फी एंड ऑल दैट। अच्छा, पेरेंट्स बेचारे हैं बड़ी उम्मीद से कि मेरा बेटा ये करेगा, और उसका इस तरह से सपने देखते हैं, बच्चा भी सपने देखता है, पेरेंट्स भी सपने देखते हैं। सपने क्या, दिस इज नीड ऑफ लाइफ। हाँ, ये तो ज़रूरी है, क्या जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी। तो वो बड़ा एक बैलेंस्ड, मैं कोई फॉरेंसिक साइंस के भी उसमें नहीं कर रहा, इन जनरल एवरीवेयर, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, वो हर चीज़ का देखिए। आप क्या USA और ब्रिटेन और ये सब क्या सब इंडिया से इंपोर्ट करते हैं लोग? डू यू थिंक दे कैन नॉट प्रोड्यूस सो मेनी डॉक्टर्स, और दे कैन नॉट हैव यूनिवर्सिटीज़ लाइक दैट? दे कैन हैव, पर उनका साथ में ये भी है कि यार अपना खर्चा बचाने के लिए कुछ बाहर के लोगों को, टैलेंट को यहाँ पे इन्वाइट करो। तो बड़ा हर चीज़ सिस्टमेटाइज्ड है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल कैलकुलेटेड, और उसी के हिसाब से चलते हैं। इसलिए वहाँ पे कभी हमने ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं सुना, और हमारे यहाँ हर फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट है। कैलकुलेशन गड़बड़ है सर हमारे यहाँ। कैलकुलेशन है ही नहीं, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे से एक चीज़ याद आया सर, जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, आप लोगों के पास में सिक्स सेंस का कितना रोल होता है? बहुत ज़्यादा रोल था। देखिए, एक गट फीलिंग की बात की आपने, थोड़ी देर पहले भी बात की गट फीलिंग की। एक गट फीलिंग गलत नहीं होती, वास्तव में हमारा यहाँ ब्रेन होता है, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं उनको। एक बड़ा जंजाल है स्टमक में, पेल्विस के ऊपर भी। जो लोग कुंडली मुंडली की बात करते हैं ना, जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि पेल्विक के ऊपर भी बड़ा जाल है एक नर्व्स का। उसी तरह एब्डोमिनल रीजन में भी उसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। एंड मैंने साइंटिस्ट बिलीव, बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट वो नर्व सेंटर जो है वो वास्तव में बहुत सेंसिटिव है, एंड दैट गिव यू इंडिकेशन। वो गट फीलिंग ऐसे नहीं आई है ना। तो वो सारा परसीव, देखिए एक जो परसेप्शन होता है सारा चारों तरफ, वो भी अपना असर डालता है, आपकी पूरी बॉडी परसीव करती है उसको, और उसकी कैलकुलेशन वहाँ होकर के वो फीलिंग देता है आपको। जितना वो डेवलप्ड है सिस्टम, है ना, तो बताता है वो क्या नहीं ऐसा होने वाला है, और वो होता है। सो देयर इज ए साइंस बिहाइंड दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट ये कोई जंक आइडिया है, ऐसा नहीं। गट फीलिंग वाला बिल्कुल है। और जैसे वो कहते हैं कि सोलर प्लेक्सस, तो अंग्रेजी में हम कहते हैं शायद कुछ कुंडली वगैरह कुछ और नाम इसका है। तो एक तो सप्तर्षि जो है वो कि कुंडलिनी जागरण कहते हैं, 7 चक्र हैं, हाँ 7 लेवल हैं। और आप देखिए
अगर आप, और मैं तो पोस्टमार्टम करता रहा ना, तो उस लेवल पर नर्व प्लेक्सस हैं, ऐसी बात नहीं है। ओह अब पेल्विक रीजन में इतनी नर्व्स हैं खास करके इस एरिया में कि वो कुंडली वाला, मुझे कुंडलिनी वाला देख के हमेशा वो ये कुंडलिनी वाला, मैंने कहा किसका मतलब किसी योगा एक्सपर्ट ने पुराने टाइम में बॉडी को डेस्केट करके ज़रूर देखा होगा। दैट्स वाई ही थिंक दैट इतना बड़ा नर्व्स का यहाँ प्लेक्सस पड़ा है तो कुछ यहाँ पे रहस्य है। सिक्स सेंस सर, कई बार जो है आपके कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे आपने बहुत तगड़ा यूज उसको महसूस किया हो कि यार गट फील जो है मेरी ये कह रही है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो। देखिए, दो फीलिंग होती है इसमें, मुझसे बहुत बार होता रहा, मतलब मैं कोई एक इंस्टेंस बता नहीं सकता, बहुत बार मुझे गट फीलिंग, अगर मैं बताऊं तो सीन ऑफ क्राइम पे खास करके जाने के बाद मुझे एकदम गट फीलिंग पहले आती थी कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, और जो कभी गलत नहीं निकली। अरे वो ठीक है ना, दिमाग एकदम जा कर के सारी कलेक्शन करके, और आप अच्छे से चीज़ों को जब रिसीव करके, और अंदर से एकदम से एक आपको एक सेंस आता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो बिल्कुल वैसे वैसे होता निकलता था। देखिए, पहला जब मैंने केस किया डमी एक्सपेरिमेंट में, तो मेरे साथ में एक IPS ऑफिसर थे, बहुत इंटेलिजेंट IPS, RC अरोड़ा, तो CBI में थे वो, उस वक्त से डिप्टी डायरेक्टर या कुछ जॉइंट डायरेक्टर होंगे, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, लेट 70s के हो गए। तो वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो एक उसमें क्या था, एक लड़का था जो एक मंजिल पे, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग थी, उस पे चढ़ा और उससे नीचे कूद गया, और कूद के उसने सुसाइड कर लिया। और जब गिरा वहाँ पे, वो बिल्डिंग्स को 22 फुट दूर गिरा, और उसके फादर जो है वो बड़े वहाँ के लोकल एक पॉलिटिशियन थे, साउथ इंडियन थे, पॉलिटिशियन थे, और वो अपने जब मेयर का इलेक्शन होना था, तो मेयर के इलेक्शन के लिए जब वो अपनी एप्लीकेशन डाल रहे थे, तभी कोई आके बताता है कि साहब आपके बेटे की डेथ हो गई। अब ये वहीं पेन छोड़ देता है और भागता है, एक ही बेटा था उसका, तो वहाँ पे आ जाता है, देखता है तो 22 फुट दूर पड़ी है, तो ये है, तो खैर सब हो गया, पोस्टमार्टम वगैरह, ऑटोप्सी रिपोर्ट हो गई, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया, किसी ने बैठा दिया है या खुद बैठ गया कि मैं जब साइन कर रहा था तभी मुझे आके इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसका मतलब देयर इज समबॉडी हु नेवर वांटेड मी टू बिकम मेयर, तो इसलिए उसने मेरे बेटों को मार दिया सो दैट मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर सकूं। अब आइडिया से ऑब्सेस हो गया। तो ऐसा होता है कि एक बार जो आदमी इन आइडिया से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। दे गो ऑन फाइटिंग 10 years 20 years लाइफ लॉन्ग। मैंने ऐसा भी बंदा देखा है जिसका केस बंद हुआ, सरदार जी थे इसी तरह से अपने बेटे के बारे में, और वो उनकी डेथ के बाद ही वो केस बंद हुआ, तो उसके दिमाग में वैसे ही आ गया था। तो करते करते वो CBI, इसीलिए हम गए थे बॉम्बे। तो जैसे मैं सीन पे गया वहाँ पे, तो मेरे एकदम से दिमाग आया कि डमी टेस्ट करो, ये सब बताएगा, डमी से बताएगा। तो फिर मैंने उनको RC अरोड़ा साहब को कहा, तो बोले ठीक है करते हैं हम बंदोबस्त। तो फिर डमी बनाई गई, उसी के वेट की, साइज़ की, सारे जो पॉइंट होते हैं हम बताया। तो बॉम्बे में इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि फिल्मों के लिए डमी में बनाने वाले बहुत लोग मिल गए, वहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग मिल गए, तो बना दिया। और जब हमने उससे फादर को कहा कि चलो, वो खुद नहीं कूदा, किसी ने फेंका, आप जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से फेंको। हालांकि हम डमी इस तरह से बनाई थी कि वो नीचे गिरने पे आकर के भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो, प्लास्टिक की चीज़ें डाली थी, तो दोबारा हम उसको रीयूज़ कर सकें। तो वो ले गया ऊपर, जाके उसको अकेले छोड़ा। मैंने कहा मैं भी साथ नहीं रहूँगा, शायद तुम बाद में कहोगे जी आपने ऐसे कहा वैसे कहा। उसने बिल्कुल होमिसाइड की तरह फेंका, तो डमी वहीं गिर रही। जब उसने सुसाइड की तरह, पहले हमने कहा फेंको, तो उसने बिल्कुल सुसाइड की तरह जैसे बना के ऐसे डाल दिया बिना किसी प्रेशर के। वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही बॉडी आके वहीं चली गिरी जहाँ पहले गिरी थी, वहाँ पे उसने क्रॉस किया हुआ था लाल रंग से, और हमने उसका वीडियो बना लिया था। तो फिर उसको वीडियो दिखाया, तो हुआ क्या है, क्यों गिरी है। तो वो जब 6ठी फ्लोर पे आती है बॉडी, तो वो समरसॉल्ट लगा देती है, समरसॉल्ट जाती है, उसकी डिस्टेंस दीवार से बहुत बढ़ जाती, और आके 22 फीट दूर ही गिरी, वही उसी पॉइंट पे गिरी जहाँ उसने क्रॉस किया हुआ था।
फिर वो गया, वो डाउट कर रहा था चौकीदार को, चौकीदार से उसने माफ़ी मांगी और बिल्कुल सेट राइट हो गया। तो ये इंट्यूशन की बात जो बता रहा हूँ कि इस तरह से एक इंट्यूशन आपको होता है कि नहीं यार ये ऐसा करो, ये इसको एक्सप्लेन कर देगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। फिर बाद में हमने उसकी मेंटल कंडीशन का बताया, उसने सारे पेपर छोड़े हुए थे, वो कारण भी पता चला, हमने साइको एनालिसिस किया उसका सारा जो है क्लासमेट्स का, टीचर्स का, उसकी फैमिली का, कि अभी वो खुद बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ थी उसके, एंड ही वांटेड हिज सन टू बी इंजीनियर, उसमें कैपेसिटी थी नहीं, तो वो उसको काफ़ी ह्यूमिलेट करता था, प्रेशर रखता था, तो उस प्रेशर के कारण ही कमिटेड सुसाइड। पेपर अपना मैथमेटिक्स का खाली, बाकी सारे पेपर खाली छोड़ के आया था, कॉपियाँ निकाली गई और वो उस दिन लास्ट पेपर था उसका मैथमेटिक्स का, तो सारी कॉपियाँ उसकी खाली थी। तो एवरीथिंग कोरिलेटिंग, फिर साइकोएनालिसिस से सब निकला कि वाज हैविंग डिप्रेशन लाइक दैट। तो ऐसे इंट्यूशन तो हर जगह काम आता है। सर ये आपने फिल्मों की बात की, मुंबई की बात की, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप सीआईडी देखते हैं, सीआईडी टाइप की एक्चुअली कुछ ऐसे क्राइम फिक्शन जो है सीरियल्स हैं, चीज़ें हैं, उसमें जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं, वो बहुत कॉमेडी की तरह लगती हैं। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा वैसा, उसके बाद फिर वो उन सीरियल्स को देख के हंसी आती है। पता नहीं आपने सीआईडी नहीं देखा कभी? आपके पास समय नहीं होता होगा। समय रियली ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं टीवी पिक्चर मुझे कभी ध्यान ही नहीं है मैंने देखी, और टीवी भी मैंने कभी नहीं देखा। इसको सीरियल तो कोई कंटिन्यू देख ही नहीं सकता, ऐसे आदत हो गई है। अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट दिख जाता है, मैं खुद अपना पर्सनली बताऊं, तो घर जाके भोजन करने का मन नहीं करता है। आप पोस्टमार्टम करके कैसे भोजन करते होंगे? देखिए वो एक, जब आप उसको काम समझते हो ना, यू सी क्वेश्चन इज इट्स योर माइंड फ्रेम है, अपने आपके मस्तिष्क का ये एक फ्रेमिंग है ना। तो वो जब आप रोज़ कर रहे हैं, करते 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 आपका जो है फिर वो एक वर्क की तरह आपको दिखाई देता है ना। यू सी ओनली प्रॉब्लम्स इन दैट एंड हाउ यू हैव टू रिजॉल्व इट, तो बाकी जगह ध्यान जाता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैंने सर मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मैंने देखा बॉडी स्टिफ हो जाती है अपने आप, ऐसे बैठ गई या स्टिफ हो गई, हाथ उसके। ऐसा नहीं होता बॉडी। देयर इज़ ए वन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। तो सस्पेंडेड एनिमेशन के मैंने कोई 2 केस किए हैं टोटल इतने सालों में, जहाँ पे आदमी को मुर्दा समझ करके भेज दिया गया मोर्चरी में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बैठा हुआ वहाँ पे सांस ले रहा है। ओ भाई साहब। हाँ, तो जो केस था ये था पट्टी, एक जगह है अमृतसर के पास में, तो वहाँ का था। वहाँ पे एनकाउंटर हुआ टेररिस्टों के साथ में, तो 2 टेररिस्टों को उन्होंने मार दिया। मार के हॉस्पिटल में ले आया, एक मल्टीपल बुलेट्स वगैरह लगी थी, दोनों को हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मोर्चरी में रख दिया। मोर्चरी में सुबह जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो एक बैठा हुआ है। बाप रे बाप, हार्ट अटैक आ जाए कोई। तो वो एकदम घबरा के गया, सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए, देखा तो वो तो जिंदा हो गया है। तो मतलब शॉक में चला हो गया। सस्पेंडेड लाइफ हो जाती है कभी, फिर सस्पेंडेड एनिमेशन टर्म दिया गया, यूज़ किया गया है कि कुछ देर के लिए उसका हार्ट वार्ट सब बंद हो जाता है, कोई चीज़ परसिवेबल नहीं होती, लाइफ रिमेन्स एज ए एक्सटेंट एंड देन, एंड फिर बाद में थोड़ी देर वापस ही मे कम बैक टू लाइफ। तो दिस इज नॉन फिनोमेना, तो उसी का था वो। तो फिर उन्होंने उसको IV ड्रिप वगैरह भी दी और एम्बुलेंस में डाल के अमृतसर ले जा रहे। बड़े ऑफिसर्स ने कहा होगा भाई अमृतसर ले जाओ उसको। तो अमृतसर में जब जा रहे थे तो रास्ते में फिर मर गया वो, ऐसा पुलिस ने कहा, पर लोगों ने कहा नहीं पुलिस ने मार दिया है उसको। इसलिए फिर मेरी ज़रूरत पड़ी CBI को कैसे गया, फिर मैं वहाँ पे गया, सब देखा था किया। तो सब वास्तव में सस्पेंडेड एनिमेशन, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो है तो उसको हुआ था, एंड ही बिकम अलाइव आफ्टर दैट, एंड देन ही वाज बीइंग टेकन टू अमृतसर, और रास्ते में फिर उसकी डेथ हो गई, ऐसा पुलिस वालों ने फिर उसे बताया था। तो वो ऐसा ही हुआ था एक्चुअली। लेकिन हाँ, ये कभी कभी होता है। अदरवाइज थोड़े बहुत स्लाइट मूवमेंट जो होते हैं ना, वो राइगर मोर्टिस आती है, तो उससे थोड़ा बहुत उंगलियां फ्लेक्स हो सकती हैं, थोड़ा कोई हल्का सा वो होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि लाइफ वापस आती है। बिकॉज मसल्स जो हैं हमारी, ये इनर्ट हो जाती है डेथ के बाद, तो थोड़ी स्लाइटली कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो जैसे सीधा है हाथ तो थोड़ी ये मुड़ सकती हैं, ये ऐसा ही, बाकी कोई ऐसा नहीं।
एक फिल्म देखी मैंने थे परफेक्ट मर्डर। क्या परफेक्ट मर्डर टाइप की कोई चीज़ होती है? क्योंकि नॉर्मली लोगों को वो हीरो अगर जो है मर्डर करता है तो लोग कहते हैं भैया ये तो बहुत कमाल। जो साइकोपैथिक मर्डर होते हैं ना, वो परफेक्ट मर्डर ही होते हैं। आप अगर जो ये जो सीरियल मर्डर्स वाले होते हैं, अगर वो पहले ही मर्डर में पकड़े जाए तो सीरियल मर्डर कहाँ से होंगे? वाई वी कॉल देम सीरियल मर्डर्स? बिकॉज ऑलरेडी दे हैव किल्ड 10-20 पीपल एंड नाउ दे आर कॉट। और जब भी पकड़े जाते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि कभी अपनी गलती से नहीं पकड़े जाते, दे आर फाउंड एक्सीडेंटली। well एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होती हैं उनसे जिससे वो पकड़े जाएंगे, अदरवाइज उनकी प्लानिंग बहुत परफेक्ट होती है। एवरी साइकोपैथ इज ए वेरी परफेक्ट मर्डरर। इसलिए कभी उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी है उसमें इमोशंस बिल्कुल नहीं होते। देखिए, दो चीज़ें होती हैं इंसान में जो उसको डिस्टेबलाइज करती हैं, एक तो इमोशंस और एक रिमोर्स। आपने को गलत कर दिया, तुरंत आपको पश्चाताप होता है। इस आदमी को न तो रिमोर्स होता है न पश्चाताप होता है। दिखाने को बहुत दिखाएंगे, दिखाने को आपके साथ बात करते करते रोने लग जाएंगे, अब प्रैक्टिकली आंसू आंखों में आ जाएंगे, बहने लगेंगे, तो ऐसा लगेगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। सो दीज पीपल, सिंस देयर इज नो रिमोर्स एंड देयर इज नो इमोशंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होता, सो दे डू थिंग्स वेरी कूलली। आप या मैं नहीं कर पाएंगे। आप मर्डर कर रहे हैं, बीच में कोई आ जाएगा तो आप उसको कंसील ही नहीं कर सकते। वो बड़े आराम से खाट के नीचे थोड़ा सा कर देगा, थोड़ा सा ये बिस्तर का वो चादर नीचे ऊपर कर देगा, उसको बैठा के बिठाएगा, हाँ भाई कैसे क्या चाय पीनी है, चाय वाय लाएगा, बिस्किट लाएगा, सब खिलाएगा पिलाएगा, सब भी मार के बंदा उसने एक नीचे रखा हुआ है, ही इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। या काट के फ्रिज में रखा हुआ उसने, मुझे कई आजकल देखने को मिलते हैं ना टुकड़े टुकड़े के, तो दे ऑल हैव ए साइकोपैथिक एलिमेंट, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। तो इसलिए इमोशंस न होने के कारण किसी तरह से उनकी व्यक्तित्व में डिस्टर्बेंस नहीं आता। अदरवाइज तो जैसे ही एक नॉर्मल लाइन से आपसे मर्डर हो जाएगा, आपका गला रुंझ जाएगा, आपको बोला भी नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज यू आर सो बैडली डिस्टर्ब्ड बाय योर इमोशंस। तो वो इसलिए परफेक्ट मर्डर तो होते ही हैं। साइकोपैथिक, ऑल साइकोपैथिक परफेक्ट मर्डर है, वो तो पकड़े जाते नहीं कभी, वो तो एक्सीडेंटली पकड़े जाते हैं, कहीं गिर गया उनके हाथ से या कुछ, मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो मतलब पकड़े जाते हैं, कोई चीज़ उनकी ऐसी रह जाती है, गिर गई, मतलब एक्सीडेंटली जो रहती है एविडेंस वो होती है। बाकी तो खून वून साफ करेंगे, बढ़िया सीन सून सब बिल सेट करके वो तो अपने बिल। मिले हैं सर कभी किसी ऐसे साइकोपैथ? हाँ, वो तो से बात करो, आपको कुछ महसूस ही नहीं होता कि अब नॉर्मल आदमी है, बिल्कुल नॉर्मल आदमी बात करेगा। ये वो ऐसे एम्पैथी की एक्टिंग ऐसे करेगा, अच्छे आदमी की ऐसे एक्टिंग करेगा, आप सरप्राइज रह जाओगे। मैं तो एक्सपेरिमेंट किया कर से पेन लिया, गिरा दिया नीचे, तो फटाक से उठा के आपको देगा पेन। वेल ही विल ट्राई टू शो दैट ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, रादर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एंड ऑल दिस गुड जो बिहेवियर उनका होता है वो लर्नड बिहेवियर होता है। वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा बनने के लिए या कैसा बिहेव करना चाहिए, तो वो लर्न करते हैं वैसे, तो उस लर्न को रिपीट करते हैं। अंदर कुछ नहीं होता, फ्लैट होते हैं। और ये होते क्यों है सर, ऐसा क्यों बन जाता है आदमी? ये देखिए, दो फैक्टर हैं इसका, एक तो जेनेटिकल और दूसरा अपब्रिंगिंग। जिनकी 6 साल की उम्र तक, देखिए किसी मान लीजिए जेनेटिकल भी है, लेकिन अगर उन जीन्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो जीन सप्रेस हो जाते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों को 6-7 साल की उम्र तक प्यार ममता ये सब अच्छी मिलती है, घर में केयर मिलती है, सब कुछ मिलता है, दे ग्रो नॉर्मल। जिनके साथ में पेरेंटल की या तो समस्या होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा है और है, या फैमिली डिस्टर्ब्ड होती है, या एक आधा हस्बैंड या वाइफ है वो ही नार्सिसिस्ट है या कुछ है, तो वो लोग फिर वो बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकते, तो उन लोगों में ज़्यादा होता है ये। तो 3 कंडीशन में जनरेशन खराब है, नार्सिसिज्म, साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ। तो ये तीनों बड़े डेंजरस हो जाते हैं। एक सर, ये मेरा पर्सनल है, 2 ऐसी महान विभूतियां हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ।
लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस, अगर आपको मौका मिले, चूंकि इन दोनों लोगों की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, सब कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, क्या इनके बारे में अगर पोस्टमार्टम करने का मौका मिले तो करना चाहेंगे सर, अतीत की यात्रा में? मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अब तो है नहीं। हाँ, करता ही अगर होता तो। कई बार जो है ना हम लोग केवल गपशप कर पाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे आपने बोला कि परसेप्शन ऐसा बना दिया कि सामने वाला ही मर्डरर है, चाहे आरुषि तलवार केस ले लीजिए, चाहे और भी जो कुछ इस तरीके के केसेस हैं। आप जब सामने वाले, अब उसमें उस मॉब को समझाना हो या उसको बताना हो, तो वो तो बड़ा डिफिकल्ट काम, वो तो सुन ही नहीं सकते, वो सुनते ही नहीं है। वो दिमाग के कोने में अगर बना लिया तो वो वही करेंगे, वही बोलेंगे, वो कितना भी समझा लो। एंड नॉट ओनली दैट, टिल नाउ 10-12 साल बीत जाते हैं फिर भी वो चीज़ चलती रहती है वैसे ही। तो ये हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं या सोशल बिहेवियर की जो एस्पेक्ट्स हैं, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ऐसा बोला जाता है, लेकिन उस लंबे हाथ को मजबूत करने का काम फॉरेंसिक साइंस कर रहा है। और सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से न सिर्फ बहुत सारे केसेस सॉल्व हुए हैं, बल्कि ऐसी गूढ़ चीज़ें जो हम लोग के पास पहुँची हैं, जो हम लोग सिर्फ सुना करते थे, कई बार सुनने में भी नहीं आती हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, आपने इतना समय हमें दिया, और उम्मीद करता हूं हम लोग जब अगले इंटरव्यू में बैठेंगे तो कुछ और दिलचस्प केसेस, कहानियों और किस्सों के साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच।